अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के प्रोग्राम ताजर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे ताजर बरादरी के एहतजाज के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई और हुकूमत के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। इसी हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज की नौबत क्यों आई और मुतालबात क्या होंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब। आज इनसे इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे। वक्त हुआ है न्यूज़ 6 के छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में नईम मीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नईम मीर साहब, आप इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम सिर्फ महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने नहीं जा रहे, बल्कि हमने ताजरों ने, ताजर तंजीमों ने, हम सब ने बजट प्रपोजल्स भेजी थी हुकूमत को, और सूबाई हुकूमतों को भी भेजी थी और मरकज़ी हुकूमत को भी भेजी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी किसी बजट प्रपोजल को हुकूमत ने बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया, और बजाय इसके कि हमें कोई सहूलत और आसानी दी जाती, हुकूमत ने पेट्रोल बम भी हम पे गिरा दिया, और जिसके नतीजे में महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है कि अब हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। लिहाजा हमने एहतजाज करने का फैसला किया है। नहीं मीर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना की वबा के बायस कारोबारी जिंदगी तो बंद है, इस मौके पर एहतजाज करने की नौबत क्यों पेश आई? जाहिर है जी, ये चीज तो हुकूमत को खुद सोचनी चाहिए कि ये हालात एहतजाज करने वाले नहीं, ये तो हालात वो हैं कि हर कोई किसी को यही कह रहा है कि अपने घर में रहो, महफूज रहो। लेकिन अगर हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कारोबार से बाहर निकल रहे हैं और सड़क पे आकर एहतजाज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस वबाई दौर के अंदर भी हमने जो है वो एहतजाज करने का फैसला किया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर है, और ये बिल्कुल हुकूमत के सोचने का काम है। अच्छा नईम मीर साहब, ये बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात जो हैं वो बड़े सादा से हैं। हमने सबसे पहला ये मुतालबा किया है कि पूरे मुल्क में जितने भी कारोबार बंद हैं इनको खोला जाए। जिस तरह रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, इन तमाम कारोबार जो हैं इनको SOPs के तहत फौरी तौर पे खोला जाए। बिकॉज जब मईशत चलती है तो मईशत को चलाने के हवाले से हर कारोबार का दूसरे कारोबार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक होता है। जब बहुत बड़े बड़े कारोबारी सेक्टर्स जो हैं अगर आप उनको बंद कर दें और कुछ को खोल दें, तो मईशत जो है उसका पहिया उस तरीके से और उस तर्ज पर और उस रफ्तार से आगे तेजी से नहीं चलता। तो एक तो ये तमाम सेक्टर्स जो है खुलने चाहिए, और SOPs के मुताबिक तमाम सेक्टर्स जो है उनका बिजनेस जो है वो जारी होना चाहिए। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये है कि सिलेक्टेड लॉकडाउन के नतीजे में हुकूमत जो है वो रात ही को बैठे बैठे फैसला कर लेती है कि रात को 12 बजे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और दुकानें सील करना शुरू कर दी कि सुबह मार्केटें बंद होंगी। ठीक है, कोरोना वायरस को लेकर आपको सिलेक्टेड किस्म का और बड़ा आपको जुज़वी किस्म का या आपको जो है वो बड़ा स्मार्ट किस्म का लॉकडाउन करना पड़ेगा, और इस वबा के दौर में बिल्कुल हमारा ताउन जो है वो हुकूमत के साथ रहेगा। लेकिन इसका एक तरीका ये होना चाहिए, कम से कम आप 3 दिन का नोटिस दें, और वहाँ जो हमारी मुकामी यूनियन है उनके नुमाइंदों को आप एतमाद में लें। रातों रात जो है ये बंद कर देना और रातों रात खोल देना, ये पॉलिसी जो है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेशन के साथ होनी चाहिए। फिर हमारा मुतालबा ये है कि हफ्ते में आपने 2 दिन तातील की है, कारोबार बहुत मुतासर है। हम समझते हैं कि ये 2 दिन की तातील खत्म होनी चाहिए हफ्तावार, और सिर्फ 1 दिन की तातील होनी चाहिए। और रिटेल मार्केट जो है इनको रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत होनी चाहिए, और रात 10 बजे तक जो यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। ये नहीं कि इस्लामाबाद में कोई और टाइम हो दुकानें बंद करने का, KPK में कोई और टाइम हो, बलूचिस्तान में और पंजाब में कोई और टाइम हो। तो पूरे मुल्क में एक यकसा पॉलिसी के तहत जो है वो दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत होनी चाहिए। मैं रिटेल शॉप्स की बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जो हमारा रिटेल सेक्टर है जो कोरोना को लेकर मुतासर हुआ है। अच्छा नईम मीर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो नेक्स्ट आपका लाया अमल क्या होगा? देखिए, मैं आपको अपना अहम तरीन मुतालबा तो बताना ही भूल गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर 60 दिन का लॉकडाउन हुआ है तो वो तमाम ताजर बरादरी ने बर्दाश्त किया, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। अब आगे जो है वो मजीद सिलेक्टेड किस्म का लॉकडाउन हो रहा है।
اور کاروباری سرگرمیاں بالکل نہیں چل پا رہی. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ چھوٹے تاجروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے آپ فوری طور پر ایک بلا سود قرضے کی اسکیم جاری کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پنجاب کا بجٹ جو ہے اس میں 150 ارب روپے کا سرپلس وفاق کو مہیا کیا گیا ہے. اگر 150 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہے تو کیا برا ہے کہ وہ 150 ارب روپیہ آپ پنجاب میں کم سے کم چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضوں کے لیے وہ رقم فراہم کر دیں. آلریڈی آپ کے پاس بجٹ میں وہ رقم موجود ہے اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ تو آسانی اور سہولت دینے کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ حکومتیں خون نچوڑنے کا باعث ہوتی ہیں. اچھا نعیم میر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ تاجروں کو اسلام آباد ریڈ زون تک جانے سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, معاملات تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. جس ملک کی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے, جس ملک پر قرضوں کا بوجھ جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے, جس ملک کا جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ اس کا والیوم جو ہے وہ 51 ارب ڈالر کا سکڑ جائے, جس ملک کے اندر اس کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ 40 سے 45% تک گر جائے, جہاں ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں کوئی نہ, امپورٹس جو ہیں وہ تمام کی تمام بند کر دی جائیں, گاڑیاں, موبائل اور دیگر تمام بزنس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں, جہاں ریٹیل ہول سیل سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ منفی 0.6% تک چلی جائے, جہاں آپ کی 0.3% نیگیٹو گروتھ آپ کی مینوفیکچرنگ کی ہو جائے, تو اس ملک میں جو ہے اس ملک کے اندر تو وہ تباہی اور بربادی تو پہلے ہی آ چکی ہے. اب کون سا ریڈ زون اور کون سا بلیک زون اور کون سا وائٹ زون, اب سارے زون ایک جیسے ہو گئے ہیں. سب جو ہے نا جی وہ ہے بھوکے ننگے ہو گئے ہیں. پہلے یہ حکومت تھی, یہ بھوکی ننگی تھی, یہ منگتی تھی, خیرات پر چلنے والی تھی. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایسی معاشی پالیسیاں 18 ماہ میں روا رکھی ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کو جو ہے یہ بھوکا ننگا کر دیا ہے اور پورے ملک کو جو ہے نا وہ مانگنے پہ لگا دیا ہے. نہیں میر صاحب, یہ بتائیے گا, کیا حکومت سے ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام معاملات اور مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ یہ حکومت جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ جاہلوں کی حکومت ہے, اور جہالت کے اندر جو ہے یہ ابو جہل کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ان کے ساتھ میز پر کیا بیٹھیں؟ جب کسی وزیر یا کسی مشیر کے سامنے ہم بیٹھتے بھی ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہے, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ اسے سمجھ بوجھ ہے. ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت بھی دے اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بھی دے اور معاملات کا ادراک بھی دے, اور پھر ان کے دل کے اندر وہ سینے میں ان کے وہ دل بھی دے جو نرم ہو, جو ہمدردی رکھتا ہو اور تاجروں کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہو. کیونکہ یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ تجارت کی دشمن ہے, تاجروں کی دشمن ہے اور معیشت کی دشمن ہے. اور آج ہمارے تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ حکومت نے کس طرح اس ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی روا رکھی اور اس کے کیا نتائج نکلے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تاجر, ہمارے اندر یہ تاثر جو ہے یہ بہت پختہ ہو چکا ہے کہ یہ حکومت ہمیں کسی قسم کا کوئی لیوریج نہیں دے گی, یہ حکومت ہمیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دے گی. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا وقت کا ضیاع ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا بالکل اپنے آپ کو خراب کرنے کے مترادف ہے. یہ روز ایک نیا لالی پاپ دیتے ہیں, ان کے پاس ہمارے مسائل کا کوئی کنکریٹ سلوشن نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کے اس چینل کی وساطت سے, اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر روایتی طریقوں سے آپ ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حل نہیں ہوں گے. اب ہمیں آؤٹ آف دی باکس سلوشن چاہیے, اب ہمیں قوانین کے اندر تبدیلی چاہیے. آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست اور تاجر اور پاکستان کے شہری اس کے درمیان مابین ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے, ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس معاہدے کے تحت ریاست کے ساتھ ہم پاکستان کے شہری زندگی گزار رہے تھے. اس معاہدے نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اس معاہدے نے ہمیں محرومیاں دی ہیں, اس معاہدے نے ہمیں بدامنی دی ہے, اس معاہدے نے ہمیں معاشی نقصان دیا ہے, اس معاہدے نے ہماری زندگی اجیرن کی ہے. لہذا آج ریاست پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کے شہری ایک نیا عمرانی معاہدہ کریں گے. ہم پوچھیں گے آپ نے ٹیکس لینا ہے؟ جی بالکل, بتائیں کس شرح سے لینا ہے, آپ بتائیں کس طریقے سے لینا ہے, آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ٹیکس دیں گے, ہاں بالکل دیں گے, اتنی شرح سے دیں گے, اتنا دیں گے, اور اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے. اگر آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں بھی آپ کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس پھر ہارن ہے اور آپ
सोए हुए हैं और हमने हारन बजाना है, आपको जगाना है और आप ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। आप जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आपको इन मजों को हमने जो है वो खत्म करना है और हमने आपको ये बताना है कि अगर हम तकलीफ में हैं तो आप मजे से सुकून से सोएंगे नहीं, फिर आप भी तकलीफ में होंगे, क्योंकि हमारी तकलीफों हमारी परेशानियों की वजह आप हैं, आपकी गलत पॉलिसीज हैं, आपकी गलत हिकमत अमली है, आपका वो नैरेटिव है जिसने इस मुल्क के अंदर जो है और इस रियासत को तबाह बर्बाद किया। आपका वो नैरेटिव जिसमें आपने यहाँ के सारे सरमायाकार को भगा दिया। यहाँ तो नई सरमायाकारी की आप बात करते हैं। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहते हैं। और उठे, आप ख्वाब देखना बंद करें। आपके अपने सरमायाकार इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। आप बैरूनी दुनिया को कहते हैं कि वो आगे सरमायाकारी करेगी। कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ ख्याल करें। इस मुल्क का नहीं चला सकते हुकूमत तो छोड़ दे हुकूमत, घरों में बैठे जाके। ये हुकूमत जो है, ये भाई, ये जो कुर्सी है, ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है कि जो तुम इसको छोड़ के अलहदा नहीं हो सकते। छोड़ो कुर्सी, नहीं काम कर सकते, घरों में बैठो और तुमसे अच्छे लोग आ जाएंगे। बड़े लोगों को यहां पर गुमान था, बड़े लोगों को यहां पर यकीन था कि उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। कहां हैं वो लोग? सारे अपने अपने घरों में बैठे हैं या कब्रों में बैठे हैं, कब्रों में लेटे हैं, बैठे नहीं हैं, कब्रों में लेटे हैं। लेकिन दुनिया वैसी चल रही है, मुल्क वैसे ही चल रहा है। हम इस हुकूमत से बिल्कुल, हम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और ताजरों के लिए ये हुकूमत ना मुवाफिक है, ना इस हुकूमत को जो है वो ताजरों से कोई हमदर्दी है और ना ही ताजर जो है वो इस हुकूमत के लिए कोई नेक जज्बात रखते हैं। नहीं मीर सर, आपको नहीं लगता कि आप नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुतालबा करें? ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? ये बिल्कुल मुमकिन है। जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका नाकाम हो गया, नामुराद हो गया, तो हम तो रियासत को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे, हम रियासत के अंदर इंतशार पैदा करने की बात तो नहीं कर रहे। हम तो रियासत के थिंक टैंक से मुतालबा कर रहे हैं, रियासत के बाअसर हलकों से मुतालबा कर रहे हैं, रियासत के पॉलिसी साझेदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि आए मेज पर बैठें और एक नई बुनियाद रखें, क्योंकि जो पुरानी बुनियादें हैं वो खोखली हो चुकी हैं। पुरानी बुनियादों पर अगर इमारत खड़ी करेंगे तो इमारत गिर जाएगी, धड़ाम से नुकसान हो जाएगा और इन बुनियादों पर इमारत नहीं खड़ी हो सकती। लिहाजा हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं और ये जायज मुतालबा है हमारा। जी नाज़रीन, आपने सुनी मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक बट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।